देखिएगा, अगर हम बात करें द 12th रूलर ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी हु वॉज उदय सिंह टू, तो उदय सिंह सेकेंड या उदय सिंह द्वितीय की अगर हम बात करें तो इनके समय की सारे इवेंट्स हम पढ़ चुके हैं, बट एक और इवेंट है जिसके बारे में हमें हल्का सा डिस्कशन करना है। देखिए, इनके समय की एक इम्पोर्टेंट घटना ये हुई कि लगभग 1567 में 1567 की ये घटना या 1568 की घटना है लगभग। तो स्टार्ट करते हैं एक इम्पोर्टेंट इवेंट जो इनके जीवन में हुआ था, जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया या हल्का हल्का सा डिस्कस किया था, हम एक्चुअल में फैक्चुअली इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन 1567 में उदय सिंह का ही एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था शक्ति सिंह, और शक्ति सिंह ने उदय सिंह को आकर बताया कि अकबर की योजना है मेवाड़ पर आक्रमण करने की या मेवाड़ को घेरने की। इस बात की इंफॉर्मेशन दी गई 1567 में शक्ति सिंह के द्वारा किसे, उदय सिंह को, कि अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है और मेवाड़ को घेरने की योजना बना रहा है। जब ये खबर पता चली उदय सिंह को, तो उदय सिंह ने अपने जितने भी सरदार थे उनके साथ जब उसकी परिषद की बैठक हुई तो उस बैठक में उन्होंने कहा कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं और हम अकबर की सेना से युद्ध लड़ेंगे। लेकिन उनके जितने भी सलाहकार लोग थे, उनके जितने भी सरदार लोग थे, जितने भी सामंत थे, उन्होंने यहाँ पे सलाह यह सलाह दी कि अभी आपका युद्ध में लड़ना सही नहीं होगा। आप अपने परिवार के साथ, अपने शाही परिवार के साथ मेवाड़ को छोड़कर कहीं दूर या ऊपरी अरावली के ऊपरी क्षेत्रों पर चले जाइए। क्लियर? जब अकबर आएगा तो उससे लड़ने का काम हमारा होगा, या हम चित्तौड़ में अकबर की सेना को संभाल लेंगे। अगर आप बचे रहेंगे तो ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी मुगलिया सेना के साथ या अकबर की सेना के साथ, और युद्ध जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको सुरक्षित स्थान पर चले जाना काफी जरूरी है। ये सलाह दी गई किसे, उदय सिंह को। किसके द्वारा? उन्हीं के सलाहकारों के द्वारा। और अनिच्छा के साथ उदय सिंह चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ को छोड़कर अरावली के ऊपरी या ऊंचाई वाले स्थानों पर चले गए। क्लियर? तो ये एक घटना थी जो हुई थी 1567 में। और फिर अकबर अपनी सेना को लेकर आया और लगभग 23 अक्टूबर 1567 को 23 अक्टूबर 1567 को में ही खबर मिली थी कि इस तरह से आक्रमण होने वाला है। और 23 अक्टूबर 1567 को ही अकबर ने चित्तौड़ के पास अपना शिविर बना लिया और चित्तौड़गढ़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया। तो ये घटना हुई 23 अक्टूबर 1567 को। अकबर ने क्या किया? अपना घेरा बना लिया, पूरी चारों दिशाओं से क्या कर लिया? घेर लिया। लेकिन उदय सिंह अपने शाही परिवार के साथ, अपने सारे पुत्रों के साथ, जिनमें महाराणा प्रताप भी थे, को लेकर चित्तौड़गढ़ से दूर जा चुके थे। और अरावली के ऊपरी क्षेत्रों पर एक जगह आती है, वहां पर उन्होंने अपना क्या कर लिया था? शिविर बना लिया था, जिसका नाम था गोगुंदा। क्लियर? तो उन्होंने अपनी कैपिटल या अपना क्षेत्र किसे बना लिया था? गोगुंदा को। गोगुंदा में कई दिनों तक रहे हैं कौन? उदय सिंह। क्लियर? अब देखिए, जब वो यहां से गए थे मेवाड़ से या चित्तौड़गढ़ से, तो चित्तौड़ का जो भी कार्यभार था, जो भी काम था, वो उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र 2 लोगों को सौंप दिया था, जिनका नाम था सरदार राव जयमल और दूसरा नाम था पट्टा नाम के एक महत्वपूर्ण सरदार का। तो मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं, राव जयमल या जयमाल भी कहा जाता है जिन्हें, और दूसरा नाम था पट्टा। तो पट्टा और राव जयमाल या जयमल नामक 2 सबसे योग्य और सबसे विश्वास पात्र लोगों को उन्होंने चित्तौड़ का कार्यभार संभाला, और वो कहां चले गए? दूर या पहाड़ी क्षेत्रों पर या ऊपरी क्षेत्रों पर। और कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी कैपिटल ट्रांसफर करके बना दी किसे? उदयपुर को। और यहाँ पर कैपिटल बना दी गई किसे? उदयपुर को। किसके द्वारा? उदय सिंह के द्वारा। और उदय सिंह ने ही उदयपुर शहर भी स्थापित किया था, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये घटना थी। अब देखिए, अकबर की सेना जब आई है 23 अक्टूबर 1567 को, और उन्होंने चित्तौड़गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया है। और इस बीच में चित्तौड़गढ़ को जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? राव जयमल और पट्टा। आखिरकार जब घेरा गया था किले को चारों तरफ से, तो चूंकि हमने सुना है या इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि अकबर एक काफी अच्छा धनुर्धर था या एक अच्छा निशानेबाज था,
वो जब भी कोई निशाना लगाता था तो वो निशाना चूकता नहीं था। और इसी तरह किसी दिन रात के वक्त अकबर ने अपनी बंदूक से एक निशाना लगाया और उस निशाने में उसने राव जयमल की हत्या कर दी। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, राव जयमल की हत्या अकबर के द्वारा ही की गई थी। अकबर किल्ड राव जयमल, अकबर ने ही मार दिया था किसे? राव जयमल को। और राव जयमल के मरने के बाद एक जो है जितनी भी फीमेल्स थी वहां की, या जो, क्योंकि अब अंदाजा हो गया था, ये तय हो गया था कि दोनों ही ग्रुप के बीच में युद्ध होगा, और ये बात भी तय हो चुकी थी कि जब युद्ध होगा तो उस युद्ध में अकबर की सेना की ही जीत होगी, क्योंकि अकबर की सेना में इतनी ज्यादा सैनिक थे, और अगर कंपेयर करें हम राजपूत सेना को तो उनकी संख्या काफी कम थी। और जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में ऑब्वियसली कि मृत्यु तक, जब तक जान थी तब तक राजपूत लड़े, और आखिरकार सभी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, सभी की हार हो गई। और जितनी भी रानियां थी, जितनी भी फीमेल्स थी, उन्होंने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से 3 घटनाएं हुई हैं जौहर की चित्तौड़गढ़ में। सबसे पहले 1303 में सबसे पहली घटना हुई थी लगभग 1303 में, और फिर हुई थी 1535 में, और फिर हुई है 1568 में। क्लियर? जब ये जौहर किया गया तब आक्रमण किया किसने? अकबर ने। अब उदय सिंह कहाँ थे? उदय सिंह चले गए थे कहां पर? गोगुंदा, और वहां पर उन्होंने कुछ दिनों के बाद अपनी कैपिटल बना दी थी किसे? उदयपुर को। क्लियर? तो लेकिन अकबर को कितना समय लगा था? 4 महीने तक उसने घेरे रखा था किले को, और आफ्टर 4 मंथ उन्होंने विजय प्राप्त कर पाए थे किस पर? मेवाड़ पर या फिर चित्तौड़गढ़ पर। तो ये एक घटना थी, ये एक इवेंट था जो हुआ था किसके समय पर? राणा उदय सिंह के समय पर। क्लियर? अब देखिए, राणा उदय सिंह की अगर बात करें तो राणा उदय सिंह ने मृत्यु के पहले या मृत्यु के कुछ समय पहले उन्होंने अपने एक पुत्र को अगला शासक नियुक्त कर दिया था, जिसका नाम था जगमाल। तो जगमाल को ही अगला रूलर, अगले राणा के रूप में नियुक्त कर दिया था किसी ने? उदय सिंह नहीं। चलिए, तो यहां तक उदय सिंह के बारे में हमने सारे इवेंट्स डिस्कस कर लिए हैं, और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूलर की, जो होंगे महाराणा प्रताप। क्लियर? तो अब हम डिस्कस करेंगे 13 रूलर ऑफ द सिसोदिया डायनेस्टी हु वाज नोन एज महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का नाम सभी लोग जानते होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट्स या जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कवर कर पाए महाराणा प्रताप के बारे में। चलिएगा, तो अब हम बात करेंगे इस डायनेस्टी के सबसे महान और सबसे प्रतापी शासक के बारे में, जिनके नाम से भारत के या इंडिया के हर एक बच्चा जो है गर्वान्वित महसूस करता है, और वो है महाराणा प्रताप। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सिसोदिया डायनेस्टी के जो 13वें शासक हुए हैं, जो 13 रूलर हुए हैं, वो कौन हुए हैं? वो हुए हैं महाराणा प्रताप। अपने पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप ने रूल करना शुरू किया और शासन करना शुरू किया, और हिसाब से देखा जाए तो उनका जो शासन काल रहा है वह रहा है 1572 से लेकर 1597 तक। अपनी मृत्यु तक ही इन्होंने क्या किया है? शासन किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को, और उसके बाद फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो पढ़ना या लिखना शुरू करेंगे। मेवाड़ की अगर बात करें, जहां पर ये रूल किया करते थे, तो मेवाड़ जो आज के राजस्थान का एक पर्टिकुलर या एक भाग होता है, और आज अगर हम देखें मेवाड़ की, तो मेवाड़ की जो कंडीशन है वो राजस्थान में आती है साउथ सेंट्रल पार्ट में, यानी दक्षिण मध्य हिस्से में मेवाड़ आता है। उस टाइम पर मेवाड़ एक रियासत हुआ करती थी, समझ गए? उस समय पर अगर हम बात करें तो मेवाड़ एक रियासत हुआ करती थी, और उसमें आते थे कुछ, और आज की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें आते हैं कुछ जिले, जैसे कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। उदयपुर जो प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? झीलों के लिए। यहाँ 2 बड़े बड़े राजवंशों ने शासन किया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। 2 बड़े बड़े डायनेस्टीज हुई थी। सबसे पहले गिलोत, या फिर जिसे गहलोत भी कह सकते हैं, गिलोत या गहलोत डायनेस्टी, जिसके संस्थापक रहे थे बप्पा रावल, और उसी वंश के आखिरी शासक जिनको हम कहते हैं रावल रतन सिंह, जो आखिरी रावल कहलाते हैं। और फिर आ गया सिसोदिया डायनेस्टी, क्योंकि वो लक्ष्मण सिंह नामक एक व्यक्ति के परिवार से बिलोंग करता था, और चूंकि वो संबंधित थे एक विलेज से, एक गांव से, जिसका नाम था सिसोदा, इसीलिए दूसरी डायनेस्टी वही बनी सिसोदिया डायनेस्टी, जिसके संस्थापक थे राणा हम्मीर सिंह। क्लियर? तो इस तरह से इन दोनों डायनेस्टी ने इस मेवाड़ वाले रीजन पर लगभग 1000-1200 साल तक क्या किया था? शासन किया था। तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि लगभग इन लोगों ने रूल किया है इस क्षेत्र पर या इस रीजन पर लगभग 1000-1200 साल।
ये इलाका राजस्थान का एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता था। दिस रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ राजस्थान, क्योंकि गुजरात से जो पानी वाला इलाका जो यहाँ से टच होता था, और जहां से अगर आपको दिल्ली जाना हो तो इसी क्षेत्र से होकर गुजरा जाता था। क्लियर? तो ये जो रीजन था व्यापारिक दृष्टि से, आवाजाही की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। कौन सा? मेवाड़ वाला। क्योंकि जब व्यापारी लोग जो गुजरते थे वो मेवाड़ से होते हुए ही गुजरात, और गुजरात से होते हुए ही उनके जो सामान थे, उनका जो प्रोडक्ट्स हुआ करते थे वो बाहर निकलते थे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो मेवाड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण या एक खास क्षेत्र माना जाता था। समझ गए? और उस तक पहुंच बनाने के लिए दिल्ली तक पहुंचने के लिए मेवाड़ से गुजरना काफी जरूरी था, या मेवाड़ से ही गुजरा जाता था। आज के समय भी जब हम राजस्थान या गुजरात जाते हैं, दिल्ली से गुजरात, तो हम मेवाड़ होते हुए ही वहां से गुजरते हैं। देखिए, इसी डायनेस्टी के 13वें शासक हुए, 13 रूलर हुए हैं। कौन? महाराणा प्रताप। तो अगर महाराणा प्रताप की बात की जाए तो ये 13 रूलर हुए हैं, और बहुत नामी ग्रामी रूलर हुए हैं अपने एरिया के। इनका नाम उस समय के बड़े बड़े राजाओं में लिया जाता था, या बड़े सम्मान से इनका नाम लिया जाता था। और इनके नाम से लोक गाथाएं या लोकगीत, आज भी राजस्थान के कई सारे लोकगीत और लोक गाथाओं में इनके नाम या इनका आज भी बड़े स्तर पर बखान किया जाता है, या इनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है लोकगीतों और लोक कथाओं में। देखिए, राजस्थान के बच्चे को महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण रूलर्स थे, एक महत्वपूर्ण शासक थे इस डायनेस्टी के। जो कौन से नंबर के शासक थे? 13 नंबर के। महाराणा प्रताप को अगर हम बात करें तो शब्दों में उनको बयान नहीं किया जा सकता है। इतनी छोटी सी सेना को लेकर इतनी बड़ी अकबर की मुगलाई सेना को इन्होंने इतनी मुगलाई सेना जो जिनके पास इतने सारे सैनिक थे, सैन्य साजो सामान थे, इतनी बड़ी रसद थी, इतनी बड़ी सेना को अपनी एक छोटी सी सेना से उन्होंने लड़ने की कोशिश की, और उनके सामने डटे रहे, उनके सामने वो डरे नहीं। तो ये जो जज्बा था, ये जो बातें थी, ये महाराणा प्रताप को काफी सम्मान प्रदान करता है और काफी गर्वान्वित महसूस कराता है इंडियन लोगों को। देखिए, महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें तो इनके पिता जो थे उनका नाम हुआ करता था उदय सिंह, और उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र ही कौन हुआ करते थे? महाराणा प्रताप। तो उदय सिंह के ही सबसे बड़े पुत्र हुआ करते थे महाराणा प्रताप। और अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप के भी कई पुत्र हुए हैं, लेकिन उनमें सबसे फेमस जो पुत्र थे वो हुए थे अमर सिंह। तो ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप के ही पिता थे, क्या नाम था उनका? उदय सिंह, जो अभी हमने डिस्कस किया, 12th नंबर के रूलर राणा उदय सिंह, जिन्होंने उदयपुर शहर स्थापित किया था। राणा उदय सिंह ने कई विवाह किया था, और उन कई विवाहों में से ही उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे उन्हीं का नाम हुआ करता था महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के भी कई पुत्र थे उनमें, लेकिन सबसे प्रसिद्ध या सबसे फेमस पुत्र हुए हैं कौन? अमर सिंह। और जो अमर सिंह थे, अगर हम बात करें अमर सिंह, तो जहांगीर के समय पर जो पीस ट्रीटी की जाएगी, जो शांति की संधि की जाएगी राजपूत और मुगलों के बीच में, वो संधि कौन के द्वारा की जाती है? अमर सिंह के द्वारा ही। तो फाइनली अमर सिंह के समय पर एक शांति की संधि स्थापित होती है दोनों रियासतों के बीच में। इट मीन्स मुगलों के बीच में और किसके बीच में? मेवाड़ के राणाओं के बीच में या राजपूतों के बीच में। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, इतने खास क्यों हैं? क्योंकि ये वो बड़े बड़े राजा हैं जिन्होंने, क्योंकि अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो इतने बड़े बड़े राजा उस समय के हुए मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र के, जैसे कि हम बात करें आमेर वाले जो राजा हैं, तो जितने भी बड़े बड़े राजा थे वो सभी शासक अकबर के सामने सिर झुका चुके थे। वो सभी शासक अकबर की बादशाहत स्वीकार कर चुके थे, या मुगल बादशाहत के सामने वो झुक चुके थे, सिवाय किसके? मेवाड़ के, महाराणा प्रताप के। तो अगर हम बात करें उस टाइम पर महाराणा प्रताप ने पूरी तरह से मना कर दिया कि मैं अपने इलाके में किसी की भी बादशाहत को मंजूर नहीं करूंगा। इट मीन्स किसी की भी, मतलब किसकी? अकबर की, या किसी की भी रियासत को मैं मंजूर नहीं करूंगा। इनकी आसपास की सारी रियासतें, अगर इनके आसपास की बात करें तो इनके आसपास की सारी रियासतें, चाहे वो आमेर के राजा हों या इनके अड़ोसी पड़ोसी दूसरे कोई रूलर्स रहे हों, सभी ने ये देखा कि हमारा फायदा इसी में है कि हम अकबर की क्या कर लें? दास्ता स्वीकार कर लें। अगर हमें अपने वंश को बचाना है, या अगर हमें जीवित रहना है, और यदि हम गायब नहीं होना चाहते हैं, तो हमारा फायदा इसी में है कि हम अकबर की क्या कर लें? दास्ता स्वीकार कर लें। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी
अकबर की दास्ता स्वीकार नहीं की, कभी भी अकबर के सामने प्रस्तुत होने की कोशिश नहीं की या उनके सामने कभी भी अपने घुटने नहीं टेके। और इसीलिए महाराणा प्रताप एक महान शासक के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए हम उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। महाराणा प्रताप के मन में अगर हम बात करें, महाराणा प्रताप के मन में यह था कि मैं किसी भी कंडीशन में अपने घर से देखिए बाकी राजाओं ने क्या किया था कि अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, लेकिन अगर महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप ये मन था, या महाराणा प्रताप के मन में ये बात थी कि वो किसी भी कंडीशन में अपने घर की या अपने राज्य की किसी भी बेटी की शादी मुगल वंश में या मुगल राजाओं के साथ नहीं होने देंगे, और मैं उनके सामने कभी भी घुटने नहीं टेकूंगा या उनके सामने कभी भी नहीं झुकूंगा। ये सारी बातें किसके मन में हुआ करती थी? महाराणा प्रताप के मन में। चाहे मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, क्लियर, ये जज्बा ही उन्हें महान राजाओं में से एक बनाता है। और जब हम भारत के या इंडिया के सबसे महानतम राजाओं की बात करते हैं तो उस लिस्ट में जो नाम आते हैं उन राजाओं में एक नाम आता है किसका? महाराणा प्रताप का भी, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप से पहले जो उनके रूलर थे जिनका नाम हुआ करता था क्या? महाराणा उदय सिंह। तो महाराणा उदय सिंह की कई विवाह हुए थे, और चूंकि उस समय ट्रेंड था कई शादियां करने का, तो उदय सिंह के कई विवाह हुए थे। और अगर हम बात करें तो उन्हीं में से एक जो पहली रानी हुई थी उन्हीं के पुत्र हुआ करते थे कौन? महाराणा प्रताप। इसके अलावा राणा उदय सिंह की जो सबसे प्रिय रानी थी, सबसे फेमस जो रानी थी, जो उनको सबसे पसंद थी, उनका नाम था जगरानी, उनका नाम था धीरबाई भट्टियानी। तो सबसे प्रिय जो रानी हुआ करती थी उदय सिंह की, उनका नाम हुआ करता था धीरबाई भट्टियानी। और धीरबाई भट्टियानी का ही एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था जगमाल। क्योंकि सबसे प्रिय रानी थी, सबसे पसंद किया कर जाता था उदय सिंह के द्वारा उन्हें, तो धीरबाई भट्टियानी ये चाहती थी कि उदय सिंह की मृत्यु के बाद अगला जो शासक बने वो उनका पुत्र जगमाल बने। और इसी उद्देश्य से उन्होंने उदय सिंह को मजबूर किया, या उदय सिंह को कहा कि आपके मरने के बाद, आपके चले जाने के बाद अगला शासक जो होगा वो उन्हीं का पुत्र होगा। इट मीन्स कौन? जगमाल। यानी महाराणा प्रताप अगले शासक नहीं बनेंगे और अगला शासक कौन बनेगा? जगमाल बनेगा। लेकिन दरबार के जितने भी सामंत थे, जितने भी सरदार थे, जितने भी अधिकारी थे, वो नहीं चाहते थे कि उदय सिंह के बाद अगला शासक कौन हो? जगमाल सिंह हो। क्लियर? तो अगर हम बात करें उस समय के जितने भी ऑफिसर्स थे, उस समय के जितने भी सामंत थे, सरदार थे, उनका ऐसा मानना था कि अगर जगमाल सिंह के हाथ में अगर मेवाड़ आया तो मेवाड़ असुरक्षित हो जाएगा, और मेवाड़ किसी भी कंडीशन में जगमाल के हाथों में नहीं आना चाहिए। तो क्या हुआ कि इन्हीं सरदारों ने, इन्हीं सामंतों ने जगमाल को शासक बनाने के बजाय किसे शासक बनाया? महाराणा प्रताप को। और चित्तौड़गढ़ के पास ही या मेवाड़ के पास ही किसी स्थान पर जिस दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई उसी दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कराया गया। हालांकि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। जब वो अपने मेन क्षेत्र यानी कुंभलगढ़ पहुंचे तब भी उनका राज्याभिषेक हुआ, और जब उदय सिंह की मृत्यु हुई उस दिन भी इनका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को कि आखिर हम किन मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चूंकि महाराणा प्रताप बड़े पुत्र भी थे, ऐसा क्यों किया होगा अधिकारियों ने? तो अगर हम बात करें, सबसे पहली बात तो सबसे बड़े पुत्र भी थे, और दूसरी बात सबसे लायक पुत्र भी थे। इसीलिए महाराणा प्रताप को ही इन्होंने रूलर या शासक बनाने के लिए उचित व्यक्ति समझा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जिस दिन उनके पिता की मृत्यु हुई, जिस दिन उनके पिता यानी उदय सिंह स्वर्ग सिधारे, उसी दिन क्या किया गया? राज्याभिषेक किया गया। उसी दिन महाराणा प्रताप जो है रूलर के रूप में निर्धारित किए गए। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस समय महाराणा प्रताप रूल कर रहे थे उसी दौर में अगर हम मुगलों की बात करें तो मुगलों के जो रूलर थे वो कौन हुआ करते थे? अकबर। क्लियर? अकबर और महाराणा प्रताप दोनों समकालीन थे, और अकबर का जो जन्म हुआ था वो 1542 में हुआ था, जबकि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। तो अकबर का हुआ है 1542 यानी 1542 में, और महाराणा प्रताप का हुआ है 1540 में, यानी 2 साल पहले ही किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का। तो अकबर के समकालीन ही थे। लेकिन अगर हम दोनों के शासनकाल की बात करें तो अकबर ने काफी लंबा शासन किया है। अकबर ने शासन शुरू किया 1556 जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ,
तब से लेकर 1605 उसकी मृत्यु तक अकबर ने क्या किया, शासन किया। इट मीन्स कि लगभग 50 साल से भी ज्यादा उसने क्या किया होगा, शासन किया होगा। लेकिन यहां पर अगर महाराणा प्रताप की बात की जाए तो महाराणा प्रताप ने ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं किया। महाराणा प्रताप का शासन लगभग 25 साल का शासन है। लेकिन ये जो शासन है, ये जो छोटा सा शासन है, लेकिन इस छोटे से शासन में ये पता चलता है कि महाराणा प्रताप एक योग्य, एक निडर, एक महान राजपूत योद्धा की तरह उन्होंने क्या किया था, शासन किया था। क्योंकि उस समय जो मेवाड़ के आसपास के जितने भी राजपूत रूलर्स थे, उन सभी लोगों ने क्या कर लिया था, अकबर की दास्ता स्वीकार कर ली थी। क्योंकि मेवाड़ इतना जरूरी, इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र था जहां से सारे व्यापारिक रास्ते गुजरते थे, इसलिए मेवाड़ को नियंत्रण करना अकबर के लिए या मुगलिया फोर्स के लिए या मुगलिया शासन के लिए काफी जरूरी था। लेकिन मेवाड़ नहीं मान रहा था, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं मान रहे थे। वो किसी भी कंडीशन में नहीं झुकना चाहते थे, नहीं डरना चाहते थे, किसके सामने, अकबर के सामने। तो फिर क्या हुआ, तो किसी भी तरह कोशिश की गई कि अकबर ने काफी कोशिश की कि किसी भी तरह शांति से महाराणा प्रताप को समझाया जाए और उन्हें यह बताया जाए कि हम आपके साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं, हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है आपके साथ युद्ध लड़ने की, आप शांति से हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर लीजिए और हमारे नियंत्रण में आ जाइए। क्लियर, आप अपना शासन करते रहेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी, बट हमारी स्वाधीनता स्वीकार करिए। लेकिन महाराणा प्रताप को काफी लालच दिया गया, उनके सामने कई बड़े नामी ग्रामी लोगों को भेजा गया, उन्हें उनके सामने राजदूत भेजे गए, कई प्रकार के से लालच देने की कोशिश की गई। बट महाराणा प्रताप ने साफ कह दिया कि वो किसी भी कंडीशन में अकबर के सामने प्रस्तुत नहीं होंगे और किसी भी कंडीशन में स्वाधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह से कई प्रकार के लालच देने के बाद भी, राजदूत या बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों को भेजने के बाद भी महाराणा प्रताप अकबर के सामने नहीं झुके या उसकी स्वाधीनता के लिए नहीं माने। देखिए, अगर हम बात करें कि किन लोगों को भेजा गया है या किस तरह से मनाने की कोशिश की गई महाराणा प्रताप को, तो कई बुकों में ऐसा लिखा है कि 4 या 5 या 8 प्रकार से लोगों को भेजा गया, 8 बार लोगों को भेजा गया महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, लेकिन वो नहीं माने। क्लियर, तो देखते हैं कि यहाँ पर किन किन लोगों को भेजा गया था महाराणा प्रताप को मनाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है जलाल खान का। सबसे पहले किसे भेजा गया था, जलाल खान को, और फिर भेजा गया था भगवान दास को, और फिर भेजा गया टोडरमल को। देखिए, टोडरमल की अगर बात की जाए तो टोडरमल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे और वो अकबर के अर्थ मंत्री थे, यानी कि एक प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर थे। अकबर का जितना भी फाइनेंशियल लेन देन जो होता था, पैसे की जो आवाजाही हुआ करती थी, वो सारा काम संभालने का काम किसका हुआ करता था, टोडरमल का। और टोडरमल को अकबर ने ही राजा की उपाधि या राजा का टाइटल भी दिया था। ठीक है, तो पहला नाम बताया जलाल खान का, सबसे पहले आया, उसके बाद आए भगवान दास, फिर आए टोडरमल, और सबसे आखिरी में जैसा इतिहासकार बताते हैं वो गए मानसिंह। मानसिंह की बात की जाए तो मानसिंह शासक हुआ करता था आमेर का। आमेर में जो कचवाहा शासक थे, उन कचवाहा शासक ही हुआ करता था मानसिंह। वो भी एक राजपूत रूलर ही था। और जिस समय की ये घटना चल रही है उस समय जो मानसिंह था वो मुश्किल से 20 या 22 साल का एक युवा जो है नौजवान ही था। लेकिन उसने अकबर की दास्ता स्वीकार कर ली थी और उसने कोशिश की महाराणा प्रताप को मनाने की कि जिस तरह हमने भी दास्ता स्वीकार कर लिया, स्वाधीनता स्वीकार कर ली है, आपको भी महाराणा प्रताप की स्वाधीनता स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप अपना राज्य, अपना शासन करते रहेंगे। और जिस तरह मैंने स्वाधीनता स्वीकार कर ली और आज मैं शासन कर रहा हूं, मुझे अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से गिना जाता है और मुझे एक बड़ा मिनिस्टर या एक बड़ा सा पद भी मिल गया है। लेकिन महाराणा प्रताप को मानसिंह की इन बातों पे काफी गुस्सा आया और वो काफी उनका जो सम्मान उन्हें करना चाहिए था वो सम्मान उन्होंने नहीं किया। क्योंकि महाराणा प्रताप कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई भी इंडियन, कोई भी भारतीय शासक इस तरह से किसी दूसरे राजा की स्वाधीनता क्या करे, स्वीकार करे। क्लियर, तो आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या जो इवेंट है जो हुए हैं यहाँ पर। तो इन चारों लोगों ने जो कोशिश की महाराणा प्रताप को मनाने की, जिनके नाम मैंने आप लोगों को बताया, जिनमें हैं जलाल खान, भगवान दास, टोडरमल और मानसिंह। मानसिंह की अगर बात की जाए तो काफी महान या काफी बड़ा शासक हुआ करता था। कहाँ का, आमेर का। तो आमेर का एक बड़ा शासक हुआ करता था कौन, मानसिंह। क्लियर, लेकिन इतने लोगों के कहने के बाद भी, इतने लोगों के मनाने के बाद भी महाराणा प्रताप ने अकबर की दास्ता स्वीकार करने से मना कर दिया। देखिए, महाराणा प्रताप का यह कहना था कि अकबर बड़ा बादशाह होगा, आपके लिए होगा, समझ गए ना, अकबर बड़ा बादशाह होगा, आपके लिए होगा, मेरे टेरिटरी का या मेरे क्षेत्र का,
राजा मैं हूं और यहां पर मैं किसी की भी दास्ता स्वीकार नहीं कर सकता हूं। क्लियर? तो इस बात ये वचन हुए, ये वचन थे किसके? महाराणा प्रताप के। और महाराणा प्रताप ने साफ साफ शब्दों में सभी को समझा दिया कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग सोवरेनिटी ऑफ एनी अदर फॉरेन रूलर, क्योंकि महाराणा प्रताप कभी भी मुगलों को या अकबर को या किसी भी मुगल शासक को हिंदुस्तानी या इंडियन नहीं मानते थे। वो इन्हें क्या मानते थे? वो इन्हें विदेशी मानते थे। और वो किसी भी हद पर या किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि उनके परिवार की या उनके वंश की किसी भी बेटी का या पुत्री का विवाह किसके साथ हो? अकबर या उनके वंश के साथ हो। क्लियर? तो इस तरह का जज्बा था, इस तरह की बहादुरी थी, इस तरह के वो योद्धा थे। इसीलिए पूरे इंडिया में बच्चा बच्चा सम्मान करता है किसका? महाराणा प्रताप का। देखिए, अब जब तय हो गया कि कोई भी डीलिंग नहीं हो सकती, किसी प्रकार से कोई भी कंडीशन नहीं बन रही है दोनों के बीच में, और ये तय हो गया है कि अब जो है दोनों के बीच में युद्ध होना तय है, तो ये बात तय हो गई कि युद्ध होकर ही रहेगा। और चूंकि महाराणा प्रताप ये जानते थे कि उनके पास इतनी सेना नहीं है कि वो अकबर की सेना को हरा पाए। क्लियर? ये किसे पता था? ये बात पता थी किसे? महाराणा प्रताप को, कि उनके पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं है कि वो अकबर की मुगलिया आर्मी के सामने या फोर्स के सामने ज्यादा समय तक टिक पाएंगे। तो उन्होंने तैयारी करना शुरू किया और अपनी सेना को बढ़ाना शुरू किया। और जब उन्होंने तैयारी करना शुरू किया तो उनके साथ कई लोग मिलते गए। जैसे सबसे पहले जो उनके सपोर्टर रहे वो रहे हकीम खान सूरी। देखिए, हकीम खान सूरी की बात करें तो हकीम खान सूरी रिलेटेड थे सूर डायनेस्टी या सूर वंश से। और सूर वंश की अगर बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा कि सूर वंश के ही शासक हुआ करते थे शेरशाह सूरी, और वो बहुत बड़े दुश्मन थे किसके? हुमायूं के। और हुमायूं किसका पुत्र था, या हुमायूं का पुत्र ही कौन था? अकबर। चूंकि उनमें दुश्मनी थी इसलिए सूर डायनेस्टी और मुगलों में भी क्या थी? कट्टर दुश्मनी थी। और ये बिलोंग किया करते थे अफगान से। तो जब ये पता चला कि, और ये रूल कहां करते थे? बिहार के सासाराम में। और जब ये बात पता चली कि महाराणा प्रताप को सेना की जरूरत है अकबर से लड़ने के लिए, तो हकीम खान सूरी जो है अपनी 1000 लोगों की अफगान फोर्स को लेकर कहां पहुंचे? मेवाड़ पहुंचे। किसकी मदद करने के लिए? किसकी सहायता करने के लिए? महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें कि और कौन थे अकबर को सपोर्ट करने के लिए, तो भीलों के एक सरदार हुआ करते थे वहीं पर मेवाड़ वाले क्षेत्र में ही, चित्तौड़गढ़ वाले रीजन में ही भीलों के एक सरदार हुआ करते थे जिनका नाम था राणा पुंजा। तो राणा पुंजा जो भीलों के एक बहुत बड़े सरदार थे, और ये जो भील लोग हुआ करते थे ये काफी एनर्जेटिक फुर्तीले हुआ करते थे। और ये लोग एक्सपर्ट हुआ करते थे किस मामले में? गुरिल्ला जो पद्धति होती है, जो गुरिल्ला युद्ध होता है, इट मींस रात के समय अचानक से युद्ध करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हुआ करते थे। कौन लोग? भील लोग। और ये नहीं भील लोगों के सरदार हुआ करते थे कौन? राणा पुंजा। तो राणा पुंजा के पास गए महाराणा प्रताप और उनसे ये कहा कि आज मातृभूमि को आपके बलिदान की जरूरत है, मातृभूमि को आपकी सहायता की जरूरत है। ध्यान रखिएगा, राणा पुंजा के पास मुगल सैनिक या मुगल आदमी भी गए थे, मुगल लोग भी गए थे, और वो भी चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि इनके सामने बड़ी बड़ी मुगलियाई सेना भी क्या होती है? पानी पी लेती है, यानी कि हार मान लेती है। तो मुगलों के भी सैनिक उनके पास गए, बट उसी समय पर या उसी के आसपास महाराणा प्रताप भी उनसे मिलने गए। और महाराणा प्रताप ने उन्हें कहा कि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा रीजन है, ये कभी यहां पर कभी रूल किया करते थे बप्पा रावल। और बप्पा रावल की तलवार दिखाकर उन्होंने दुहाई दी कि इस क्षेत्र पर हमारे ही लोगों ने रूल किया है और हमारे लोगों ने कभी किसी विदेशी की दास्ता स्वीकार नहीं की है। क्लियर? ये बात किसने समझाई? महाराणा प्रताप ने। किसे समझाई? राणा पुंजा को। राणा पुंजा जो एक बड़े सरदार या रूलर हुआ करते थे भीलों के। और जब राणा पुंजा को यह बात पता चली, या इस तरह से जब महाराणा प्रताप ने समझाया बप्पा रावल की तलवार दिखाकर, तो राणा पुंजा ने उनसे कहा कि मैं भीलों का शासक हूं, मैं भीलों का सरदार हूं, और मैं अपनी जाति का, मैं अपनी वर्ग का नाम झुकने नहीं दूंगा, और मैं सहायता करूंगा, मैं आप ही के ओर से युद्ध लड़ूंगा, और मैं मुगलों के साथ नहीं दूंगा। ये बात कही किसने? राणा पुंजा ने। क्लियर? ठीक है। अकबर की अगर हम बात करें यहां पर महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप की सेना में काफी बड़े बड़े शासक थे, काफी बड़े बड़े योद्धा थे, काफी महान योद्धा हुआ करते थे। उन्हीं लोगों में एक नाम आता है तीसरा, जिनका नाम है भामा शाह। तो इन्हीं सैनिकों में एक सैनिक और हुआ करते थे जिनका नाम था भामा शाह। देखिए, अगर हम बात करें आज के समय, तो अगर जब आपके मन में, दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि दुनिया के सबसे बड़े दानवीर, सबसे बड़े डोनर कौन है, तो आप बोलेंगे कि एक तो थे दानवीर कर्ण,
एक तो कौन थे, दानवीर कर्ण, और दूसरा जो नाम आता है वो आता है भामाशाह का। जब भी कोई बड़ा बड़ा दान करता है तो बोलता है कि तुम तो बहुत बड़े भामाशाह बन रहे हो। इट मींस भामाशाह बहुत बड़े क्या थे, दानवीर थे। और अगर हम बात करें भामाशाह और महाराणा प्रताप के रिलेशनशिप की, तो महाराणा प्रताप बचपन से ही भामाशाह के संपर्क में थे। वो उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे, सलाहकार थे, समझ गए। तो काफी अच्छे रिलेशनशिप थे किसके साथ, भामाशाह के साथ, और एक बहुत बड़े एडवाइजर भी थे। महाराणा प्रताप आंख बंद करके भी भामाशाह की बात पर विश्वास कर लिया करते थे। इस तरह से अकबर की सेना के सामने महाराणा प्रताप ने भी अपनी छोटी मोटी लेकिन एक तगड़ी सेना क्या कर ली, बना ली। क्लियर। और जब ये तय हो गया कि दोनों के बीच में युद्ध होना तय है, तब एक युद्ध लड़ा गया था दोनों के बीच में। और सभी लोग जानते होंगे कि जो युद्ध लड़ा गया उस युद्ध का नाम क्या था, उस युद्ध का नाम हुआ करता था हल्दी घाटी का युद्ध।